हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवर्ड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रूबी। और आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो 3rd चैप्टर उसका 2nd पार्ट पढ़ेंगे, अर्थात निषेचन, भ्रूणपोष, भ्रूण के परिवर्धन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो इसका 1st पार्ट था, परागण की जो प्रक्रिया थी उसके संदर्भ में हमने क्या इससे पहले वाली वीडियो में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो हम किसकी बात करते हैं? पहले निषेचन की। किसकी बात करते हैं? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की। एक नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। मादा युग्मक और नर युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जो निषेचन का जो प्रयास किया था वो स्ट्रोसबर्ग ने किया था। किसने किया था? स्ट्रोसबर्ग ने किया था। किस पे किया था? लीलियम नाम का जो पादप होता है उस पे क्या कहता है? इसने निषेचन की प्रक्रिया का क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने? स्ट्रोसबर्ग ने क्या किया था? निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन नीलियम नामक पौधे पर किया था। और फिर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या निम्न परिस्थितियां होती है। क्या होती है? निम्न परिस्थितियां, जिसमें पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे परागकण, इसकी परागकण का अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि। क्या? परागकण का अंकुरण व परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका की वृद्धि के बारे में बात करेंगे हम। तो परागण की जो प्रक्रिया, किसकी? परागण के अर्थात पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जब परागकण क्या है वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो क्या है? अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। और जो वृत्तिकाग्र होती है, क्या? जो वृत्तिका स्टिग्मा होती है उस पे क्या होता है? उस पे अनेक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? जो परागकणों के अंकुरण में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो वृत्तिकाग्र पे उपस्थित जो रेजीन एंजाइम होता है ये तो परागकण के क्या है? अंकुरण में सहायता प्रदान करता है। और परागकणों को वृत्तिकाग्र पर अंकुरित होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? परागकणों का अंकुरण काल। क्या? परागकणों को अंकुरित होने में जो काल लगता है उसे क्या कहते हैं? उसका अंकुरण काल कहते हैं। और सामान्यतः जो परागकण होता है उससे क्या होता है? केवल एक ही परागनलिका निकलती है। क्या? परागकण से सामान्यतः एक ही परागनलिका निकलती है जिसे क्या कह देते हैं? हम एक नलिकीय परागकण। क्या कह देते हैं? एक नलिकीय परागकण कह देते हैं। लेकिन अगर परागकण से जो है एक से अधिक परागनलिका विकसित हो जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? हम बहुनलिकीय परागकण। क्या? बहुनलिकीय परागकण कह देते हैं। लेकिन इसके द्वारा था जो बहुत सारे जो परागनलिका विकसित होती है उसमें से केवल एक ही परागनलिका क्या होती है? सक्रिय होती है। बाकी क्या होती है? बाकी उसकी वृत्तिकाग्र की सतह पर ही नष्ट हो जाती है। ये हो गया हमारे इसकी बात। तो बात करें परागनलिका की वृद्धि। जब परागनलिका की वृद्धि होती है वो किस पर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है वृत्तिकाग्र की आंतरिक संरचना पर। किस पर? परागनलिका की वृद्धि वृत्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वृत्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। जैसे लीलियम होता है। लीलियम में क्या होता है? जो वृत्तिका होती है वो खोखली होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो द्रव्य होते हैं वो तैरते रहते हैं, उसके माध्यम से क्या है? वो परागनलिका की वृद्धि हो जाती है। किसमें? लीलियम में क्या होती है? वृत्तिका खोखली होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अधिकांश पादप होते हैं उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर वृत्तिका जो होती है ठोस और बंद होती है, जिसमें क्या होता है? जिसका केंद्रक में जो कोशिकाएं होती है, कोशिका का जो उत्तक होता है उसका होता है पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? विघटन। क्या? पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? उसका फिर विघटन हो जाता है अधिकांश पादपों में कोशिका का, जिसके माध्यम से क्या परागनलिका को प्रवेश में क्या मिलती है? सहायता मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है पिटूनिया पादप। क्या होता है? पिटूनिया जो पादप होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? जो पिटूनिया का पादप होता है उसके अंतर्गत जो परागनलिका होती है वो क्या होती है? जो पिटूनिया पादप के जो केंद्रक के पिटूनिया पादप जो कोशिकाएं होती है उसके केंद्रक में उपस्थित जो अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं, क्या होते हैं? उसकी कोशिकाओं में स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों से क्या है? जो है परागनलिका क्या कर जाती है? प्रवेश कर लेती है। फिर उसके बाद ये हो गई हमारी बात। फिर परागनलिका की हमने बात कर ली, परागनलिका की वृद्धि की क्या क्या कंडीशन होती है हमने बात कर ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? परागनलिका की वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ये हमारा क्या था? पहला। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परागनलिका की वृद्धि तो निश्चित हो गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जब परागनलिका होती है, क्या? परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। किसका? परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। किसमें प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। जो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है वो क्या? तीन माध्यमों से हो सकता है। कितने माध्यमों से? 3 माध्यमों से। पहला बीजांड द्वारी शीरे की ओर से। कौन सा? पहला बीजांड द्वारी प्रवेश। कौन सा? बीजांड द्वारी
प्रवेश, जो बीजांड द्वार की तरफ से अगर पराग नलिका जो है बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे बीजांडद्वारी प्रवेश कहते हैं। अधिकांश जो एंडोस्पर्म अर्थात जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें क्या है, बीजांडद्वारी जो भाग होता है उस भाग से पराग नलिका क्या है, प्रवेश करती है बीजांड में। फिर दूसरा कर सकती है निभागीय सिरे की ओर से। अगर निभागीय सिरे की ओर से जो पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करे तो उसे निभागीय प्रवेश कहेंगे। और इसके अलावा तीसरा होता है अध्यावरणीय प्रवेश। कौन सा, अध्यावरणीय प्रवेश। अगर जो पराग नलिका है वह बीजांड में अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी तीसरे टॉपिक की। किसकी बात करेंगे, तीसरे टॉपिक की। तीसरा क्या हो गया, जो पराग नलिका होती है, क्या, जो पराग नलिका होती है अब वो किसमें प्रवेश करेगी, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश। जो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश जो होता है वो हमेशा कौन से भाग से होता है, वो हमेशा बीजांडद्वारी भाग से होता है। किससे होता है, बीजांडद्वारी भाग से होता है। और बीजांडद्वारी भाग में भी जो क्या है वो निम्न कोशिकाओं के मध्य से हो सकता है, जैसे एक सहायक कोशिका या फिर अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है वो भ्रूणकोश में, या फिर क्या है, या फिर क्या होता है भ्रूणकोश की जो भित्ति होती है और सहायक कोशिका होती है उसके मध्य से प्रवेश कर सकती है, या सहायक कोशिका को भेदते हुए क्या कर सकती है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। और जब पराग नलिका जो है वो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उसके क्या होते हैं, उसके निम्न चरण होते हैं। इसके क्या होते हैं, चरण होते हैं। पहला क्या होता है, जब पराग दो सहायक जो कोशिकाएं होती है उनमें से एक सहायक कोशिका क्या होती है, जब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उस समय क्या है, जो है क्या है, एक जो सहायक कोशिका क्या है, अपहासित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं जो सामान्यतः जो पादप होता है उसके अंतर्गत जो क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जो पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में परिवर्तन किससे करती है, हमेशा सहायक कोशिकाओं के माध्यम से अर्थात सहायक कोशिकाओं के माध्यम से अधिकांश जो पराग नलिका होती है वो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जब पराग नलिका जो है वह सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पहुंच जाती है तो क्या होता है, पराग नलिका के शीर्ष भाग जो होता है उस पर क्या होता है, छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या, छिद्र बन जाते हैं, जिससे जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, नर युग्मक और जो कोशिका द्रव्य का जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है, वो अपहासित जो सहायक कोशिका होती है उसमें चला जाता है। किसमें, एक नर युग्मक जो नर युग्मक होता है वो, और क्या होता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है वो किसमें चल जाता है, अपहासित कोशिका सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दो नर युग्मक होते हैं उनमें से एक नर युग्मक क्या होता है, उनमें से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो केंद्र की तरफ जाकर के केंद्रक से संयुक्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम द्विनिषेचन की बात करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लो। आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। तो अगर हमने किसके बारे में बात कर ली, भी हमने क्या बात कर ली, हमने निषेचन के बारे में बात कर ली। तो हम इसके बाद बात करेंगे दोहरा निषेचन की और त्रिक संलयन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी था तो जो इसका पहला पार्ट था, जो 3rd चैप्टर का हमारा पहला पार्ट था, अर्थात परागण अर्थात पोलिनेशन के बारे में, उनकी विधियों के बारे में, और उसमें था अनिश्चितता असंगतता के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो वो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उससे पढ़ सकते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे अब, द्विनिषेचन, किसकी, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन, किसकी, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन की बात करेंगे। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब पराग नलिका क्या भ्रूणकोश में जो प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, जब ये बीजांड प्रवेश करती है तो क्या होता है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है जो एक नर युग्मक होता है वो किससे संलयित हो जाता है, एक अंड कोशिका से। किसने, एक जो नर युग्मक होता है वो किससे जुड़ जाता है, अंड कोशिका से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो क्या निर्माण करता है, अर्थात जो अंड कोशिका और जो एक नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, हमारा युग्मक संलयन, फर्स्ट निषेचन या सत्य निषेचन। इनको क्या कहते हैं हम, युग्मक संलयन, फर्स्ट निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किससे संयुक्त होता है, तो दूसरा नर युग्मक होता है वह किससे, वह केंद्रक से, वो जाके किससे, केंद्रक जो क्या होती है द्विगुणी संरचना होती है उससे जाकर के क्या है, मिल जाता है, संयुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक त्रिगुणी संरचना था 3n संरचना का निर्माण होता है, जिससे क्या कहते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, क्या प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो त्रिगुणित जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? 3 अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? 3 अगुणित कोशिकाओं का संलयन होता है, इसलिए हम क्या कह देते हैं? त्रिक संलयन कह देते हैं। और जो त्रिक संलयन जो होता है वो केवल आवर्तबीजी पादपों का गुण है। किसका? केवल आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है? त्रिक संलयन की जो प्रक्रिया है वह पाई जाती है। और ये जो त्रिक संलयन जो होता है, जो दोहरा निषेचन जो त्रिक संलयन होता है, उसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले नावार्ष्चिन ने। किसने? नावार्ष्चिन ने किसने की थी? नावार्ष्चिन ने लीलियम नामक पौधे पे। किस पे? लीलियम का जो पादप होता है उस पे ना नावार्ष्चिन ने इसके प्रयोग किए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो त्रिक संलयन होता है वो सामान्यतः जो हमारा युग्मक संलयन होता है, जो हमारा युग्मक संलयन होता है उससे क्या होता है? उससे पहले क्या होता है? त्रिक संलयन की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हो जाती है। और हमारा जो भ्रूणपोष निर्मित होता है, जो पहले हम इन दोनों से संयुक्त होकर क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जो क्या होता है? द्विगुणित होता है। और जो युग्मनज होता है वो आगे जाकर के भ्रूण के निर्माण, भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। किसके रूप में विकसित हो जाता है? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। और ये हमारा जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? वो जो परिवर्तित जो भ्रूण होता है उसको क्या प्रदान करता है? उसको पोषक प्रदान करता है। क्या? भ्रूण को पोषक प्रदान करता कौन सा भाग है? जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को पोषक प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो त्रिक संलयन होता है, इसके अलावा जो भ्रूणपोष जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें जायांग और पुमंग, क्या? जायांग और जो पुमंग होता है उसके क्या होते हैं? वो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या? ये ओज संकर प्रदर्शित करता है। भ्रूणपोष क्या करता है? ओज संकर को प्रदर्शित करता है। और जो बीज का विकास या उसका जो जीवन होता है उसमें जो युग्मक संलयन और जो भ्रूणपोष होता था, जो त्रिक संलयन होता है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या अदा करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देते हैं। फिर ये हमने किसकी बात कर ली? हमने त्रिक संलयन और द्विनिषेचन की बात कर ली। तो आप इसे क्या नोट कर लो, फिर हम इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। फिर हम इसके बाद में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे जो भ्रूणपोष होता है, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, जो किससे निर्मित होता है? हमने भी बात करी, एक नर युग्मक और जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके संयुक्त होने से किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो हम आगे इसकी बात करें, भ्रूणपोष की डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? भ्रूणपोष के प्रकार के बारे में बात करेंगे, उसका महत्व और वो क्यों पादपों में उपयुक्त होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके कार्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करें भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। भ्रूणपोष, जो भ्रूणपोष हमने ये पढ़ी लिया क्या होती है? भ्रूणपोष क्या होता है? एक नर युग्मक और जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके संयोजित होने से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। और जो भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है? आवर्तबीजी पादपों में तो क्या होता है? निषेचन के दौरान होता है। क्या? जो आवर्तबीजी पादप है उसमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। और जो अनावर्तबीजी पादप होते हैं उनमें क्या होता है? निषेचन के पूर्व अर्थात निषेचन से पहले ही जो है भ्रूणपोष जो है निर्मित हो जाता है अथवा विकसित हो जाता है। तो भ्रूणपोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष। कौन सा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसका जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है? उसमें मुक्त रूप से विभाजन। क्या? इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसके केंद्रक में मुक्त रूप से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? बहुत सारे केंद्रक निर्मित हो जाते हैं जो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। जैसे ये हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है हमारा भ्रूण। क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा भ्रूण है। तो यहाँ पे जो भ्रूण की जो भ्रूणपोष की जो प्राथमिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है? विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है? अनेक केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। क्या निर्मित हो जाते हैं? अनेक केंद्रक निर्मित हो जाते हैं, जो क्या होते हैं? जो इसकी परिधि के चारों ओर क्या विन्यासित हो जाते हैं। और इसमें क्या है? इसमें द्रव भरा होता है। क्या होता है? इसमें क्या होता है? द्रव भरा हुआ होता है, जिसकी फलस्वरूप क्या होता है? बीच में जब ये केंद्रक है परिधि पर विन्यासित हो जाएंगे तो क्या बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। जो खाली स्थान रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम रिक्तिका कहते हैं। और ये हमारे क्या हो गया? ये केंद्रकों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से फिर जब इन केंद्रकों में फिर ये केंद्रक होते हैं वापस विभाजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है? ये इन जो केंद्रक होते हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। ये हमारी ये कोशिका भित्ति क्या है? इसके चारों ओर निर्मित हो जाती है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे केंद्रकीय हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष की। किसकी? कोशिकीय भ्रूणपोष की। जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है उसका जो केंद्रक होता है उसमें जो प्रथम विभाजन
और प्रथम विभाजन के बाद और भी जितने विभाजन होते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके बाद कोशिका भित्ति निर्मित होने लग जाती है। अर्थात जो कोशिकीय विभाजन होता है उसका जो भ्रूणपोष होता है वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्या होता है, कोशिकीय होता है। और इसमें क्या चूषक विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित होते हैं इसमें क्या होते हैं, चूषक विकसित हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भ्रूण के परिवर्धन के लिए क्या होते हैं, जो प्रोटीन या जो पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ, उनका क्या करते हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया केंद्रीय कोशिकीय भ्रूणपोष का चित्र बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, इसमें चूषक विकसित हो जाती है। जो चूषक होते हैं वो क्या करते हैं, भ्रूण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनको अवशोषित करते हैं, जिससे भ्रूण क्या परिवर्धित हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है हेलोबियल। क्या, हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या, हेलोबियल भ्रूणपोष। और ये जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है वह केंद्रकीय और जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इन दोनों का क्या होता है, मध्यवर्ती होता था। तो इसमें क्या है, इन दोनों के व्यवहार प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। फिर हेलोबियल की बात करते हैं। जो हेलोबियल होता है इसमें क्या होता है, प्रथम जो विभाजन होता है हेलोबियल जो भ्रूणपोष होता है केंद्रक में जो प्रथम विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। कितनी, 2 कोशिकाएं। पहली हो जाती है छोटी कोशिका और दूसरी बड़ी। और जो छोटी कोशिका होती है वो कहाँ होती है, वह निभागीय सिरे की ओर होती है। किस पे होती है, भ्रूणकोश जो होता है उसके भ्रूणपोष जो होता है उसके निभागीय सिरे की ओर स्थित होती है। जिसमें क्या होता है, जब इसमें विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या, कोशिका जो होती है वो कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर जो बड़ी कोशिका होती है जो किस तरफ स्थित होती है, बड़ी कोशिका जो अंड द्वार की तरफ स्थित होती है, उसमें उसके केंद्रक में जब विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। और जो इसमें केंद्रक का जो विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, साथ साथ होता है। इस फलस्वरूप इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, केंद्रकीय और कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है इसका कहते हैं मध्यवर्ती कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हेलोबियल गण के जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री में जो हेलोबियल गण के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, हेलोबियल प्रकार का क्या होता है, भ्रूणपोष जो है वह पाया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जब भ्रूणपोष उपयोगी होता है। हमने इससे पहले भी बात की किसकी, भ्रूणपोष उपयोगी होता है। भ्रूणपोष में क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, जो इसमें कभी कभी चूषक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम जो क्या होते हैं, जब भ्रूण होता है उसके परिवर्धन के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वह अच्छे से हो पाता है। फिर इसके बाद ये हो गया भ्रूणपोष। तो हम इसके बाद बात करेंगे इसे भ्रूण के परिवर्धन की। किसके बारे में बात करेंगे, भ्रूण के परिवर्धन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप वैसे क्या इसे नोट कर लो। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। तो हमने भी किसके बारे में बात करा, भ्रूणकोश, जो भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है उसके बारे में हमने क्या डिटेल से बात की है। कितने प्रकार के होते हैं भ्रूणपोष होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा होता है हेलोबियल। हेलोबियल क्या होता है, जिसमें कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष की क्या होते हैं, गुण उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब भ्रूण के परिवर्धन की। किसकी, भ्रूण के परिवर्धन की। तो हम बात कर रहे हैं भ्रूण के परिवर्धन की बात कर रहे हैं। हमने भी किसी बात की थी, जो अंड कोशिका और जो एक नर युग्मक होता है, किसकी, अंड कोशिका और एक नर युग्मक। क्या, अंड कोशिका प्लस एक नर युग्मक का संलयन जब होता है तो उसके फलस्वरूप क्या निर्मित होते हैं, उसके फलस्वरूप युग्मनज निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, युग्मनज निर्मित होता है, जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। जब युग्मनज में क्या होता है, प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन। क्या, प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो इसके फलस्वरूप युग्मनज क्या है, 2 प्रकार की कोशिकाओं, पहला शीर्षस्थ कोशिका और दूसरे आधारी कोशिका में क्या है, विभक्त हो जाता है। युग्मनज में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये 2 कोशिकाओं शीर्षस्थ तथा आधारी कोशिकाओं में क्या है, विभाजित हो जाता है। शीर्षस्थ कोशिका में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा, अनुदैर्ध्य विभाजन। और जो आधारी कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें यह होता है, जो प्रथम अनुदैर्ध्य विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या, 2 कोशिकाएं, 2 शीर्षस्थ कोशिका निर्मित होती है। इन 2 शीर्षस्थ कोशिकाओं में क्या है, वापस अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं निर्मित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्टांशक। क्या, चतुष्टांशक
चतुष्टांशक कहते हैं। और ये जो चतुष्टांशक होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं जो है वह निर्मित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अष्टांशक। क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। और ये जो अष्टांशक होता है वह क्या होता है, इसमें परिणत रूप से विभाजन पाया जाता है, जिससे क्या होता है 8 कोशिकीय बाह्य परत बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचाजन। क्या बोलते हैं, बाह्य 8 परत, ये क्या बनती है, 8 कोशिका की क्या बोलती है, परत बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा जन। और 8 ही परत की क्या होती है, अंतः परत भी बनती है। क्या 8 कोशिकाओं की क्या बनती है, अंतः परत भी बनती है, जिसे क्या कहते हैं हम, अंतः त्वचा जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः त्वचा जन कहते हैं। ये जो अंतः त्वचा जन होती है वो क्या होती है, इससे क्या निर्माण होता है, इससे बीज पत्राधार का निर्माण होता है। किसका, बीज पत्राधार का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद हमने किस शीर्षस्थ की बात कर ली, तो हम बात करेंगे आधारी की। जब आधारी कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुक्त रूप से ना अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिका जितनी लंबी एक संरचना निर्मित होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। और निलंबक का जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, वो चूषक, वो फूल की क्या होता है, चूषक के रूप में विकसित हो जाता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है, उनका अवशोषण करता है। क्या करता है, जो चूषक होता है वो किसका अवशोषण करता है, आवश्यक पोषक तत्वों का क्या होता है, भूण के लिए अवशोषण करता है। फिर उसके बाद जो हमारे क्या था, जो अष्टांशक था, अष्टांशक में क्या होता है, वापस से क्या होता है, विभाजन होते हैं। क्या, मुक्त रूप से विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पहले शीर्षस्थ कोशिका कैसी थी, पहले शीर्षस्थ कोशिका क्या होती है, गोलाकार होती है, लेकिन विभाजन के बाद क्या हो जाती है, ये हृदय के आकार की हो जाती है। किसकी, हृदयाकार हो जाती है। और हृदयाकार हो जाती है, उसमें क्या 2 पालियां निर्मित हो जाती है। क्या, 2 पालियां निर्मित हो जाती है, जिसमें जो पालियों के मध्य वाले भाग को क्या, जो मध्य भाग स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर। 2 पालियों के मध्य जो भाग स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर। इस प्रकार जो भ्रूण का परिवर्धन होता है, अर्थात जो परिवर्धित भ्रूण होता है वो क्या होता है, उसमें क्या उपस्थित होते हैं, 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं, और क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष। क्या, भ्रूणीय अक्ष उपस्थित होता है। जो परिवर्धित भ्रूण होता है वह 2 बीजपत्र तथा भ्रूणीय अक्ष क्या होता है, उसमें निर्मित, उसमें उपस्थित होता है। फिर उसके बाद जो भ्रूणीय अक्ष होता है उसमें बीजपत्र के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा प्रांकुर। क्या कहलाता है, बीजपत्र के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, प्रांकुर। और बीजपत्र से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर। क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। जो हमारा प्रांकुर होता है वो क्या करता है, वह प्ररोह उत्पन्न करता है। क्या, प्ररोह उत्पन्न करता है, अर्थात अंकुरित होना प्रारंभ होता है। जो मूलांकुर होता है वो किसका निर्माण करता है, वो मूल अर्थात जड़ का निर्माण किसके द्वारा होता है, मूलांकुर के द्वारा हो जाता है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम कहते हैं जब भ्रूण का परिवर्धन हो गया तो उसके बाद किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो हम किसकी बात करेंगे, बीज के निर्माण की बात करेंगे। तो बीज, जब बीज होता है उसका निर्माण किससे होता है, जब बीज होता है, जब भ्रूणकोश होता है, क्या होता है, भ्रूणकोश जो होता है उसके अंतर्गत क्या, उसके अंदर क्या होता है, जो भ्रूणपोष और जब भ्रूण होता है उनका क्या होता है, परिवर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप जब बीजांड होता है, क्या होता है, जब बीजांड होता है वो किसके रूप में चेंज हो जाता है, बीजांड बीज के रूप में चेंज हो जाता है। और जब बीजांड व्रंत होता है, क्या होता है, बीजांड व्रंत होता है, वह बीज व्रंत के रूप में, वो क्या होता है, बीज व्रंत के रूप में चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ ही जो बीजांड की जो अध्यावरण होते हैं, बीजांड का जो अध्यावरण होता है, जैसे बाह्य चोल जो होती है, बाह्य चोल किसमें हो जाती है, बाह्य चोल टेस्टा में परिवर्तित हो जाती है, और अंतः चोल किसमें, टेगमम में, किसमें, टेगमम में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो निभागी शोर, क्या भ्रूणपोष, जो भ्रूणकोश होता है उसमें क्या होता है, निभाग उपस्थित होता है, बीजांडकाय उपस्थित होती है, बीजांड द्वार इत्यादि जो भाग उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, वो सामान्यतः तो क्या है, अपरिवर्तित होते हैं। लेकिन जो हमारी काली मिर्च होती है, क्या होती है, जो काली मिर्च होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो बीजांडकाय होती है, जो काली मिर्च में जो बीजांडकाय होती है वो क्या है, वो भ्रूणकोश होता है उसके चारों ओर क्या झिल्ली के रूप में विकसित होती है। बीजांडकाय क्या झिल्ली के रूप में विकसित हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणकोश। क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं। इसके अलावा जो बीजांड क्या होता है, बीजांड जो होता है, बीजांड में क्या होता है, जो
हमारी लीची बीजांड होता है उसके चारों ओर क्या है, बीजांड के चारों ओर कभी कभी क्या मांसल आवरण विकसित हो जाता है, क्या मांसल आवरण विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। जो एरिल होता है आपने देखा होगा, आपने लीची खाई होगी तो लीची में जो खाने योग्य जो भाग होता है, तो जो ईटेबल पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिल होता है। तो एरिल का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, लीची का खाने योग्य वाक्य हो गया हमारा एरिल का एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो बीजांड व्रंत क्या, बीजांड व्रंत जो होता है, क्या होता है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रत जो होता है, अगर बीजांड द्वार क्या, बीजांड द्वार, अगर बीजांड द्वार के छोर पे, अगर बीजांड द्वार का जो छोर होता है उस पे क्या सफेद संरचना पाई जाती है, क्या अगर वहां पे बीजांड द्वार के छोर पे सफेद संरचना पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कैरेनकल, क्या कैरेनकल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा अरंडी, क्या हो गया, अरंडी में जो होता है बीजांड द्वार के छोर पे क्या सफेद संरचनाएं पाई जाती है। फिर इसके अलावा अगर बीजांड द्वार का जो छोर होता है उस पे पलक नुमा संरचना पाई जाए, कैसी, अगर बीजांड द्वार के छोर पे पलक नुमा संरचना पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, ओपरकुलम, क्या कहते हैं, ओपरकुलम, क्या कहते हैं, ओपरकुलम। और जो ओपरकुलम में इसका एग्जाम्पल हो गया, अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें बीजांड द्वार के छोर पे क्या है, पलक नुमा संरचना पाई जाती है। तो आप इसे क्या करो, इसे आप नोट कर लो, फिर हम इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। हमने किसकी बात कर ली, हमने बीज जो भ्रूण का परिवर्धन होता है उसके बारे में बात कर ली। इसमें होता है जो बीजांड होता है वो हमारे किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो बीजांड व्रत होता है वो बीज व्रंत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो निभागीय और बीजांड का आदि जो संरचना होती है वो क्या है, सामान्यतः तो क्या होती है, सामान्यतः अपरिवर्तित होती है, लेकिन कुछ मतलब हमने कुछ अपवाद भी पढ़े जिसमें क्या बीजांड का जो है वो उपस्थित होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, काली मिर्च, क्या काली मिर्च के बारे में पढ़ लिया। तो हम बात करेंगे इसकी जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज जो है कितने प्रकार के होते हैं, किसकी बात करेंगे, भ्रूणपोष की उपस्थिति, एंडोस्पर्म की जो उपस्थिति होती है उसके आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, पहला गैर एल्बुमिनस, कौन सा, गैर एल्बुमिनस, और दूसरा एल्बुमिनस, कौन सा, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। तो गैर एल्बुमिनस में क्या होता है, गैर एल्बुमिनस बीज जो होता है उसमें भ्रूण के परिवर्धन के दौरान था, जब भ्रूण का जब परिवर्धन होता है उस समय अगर भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का क्या है पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जा सकता था। जब भ्रूणपोष जो है भ्रूण के परिवर्धन के दौरान ही उपयोग में ले लिया जाता था। जो भ्रूणपोष है, जब निर्मित जो हमारा बीज होगा उसमें यह होगा भ्रूणपोष अर्थात जो एंडोस्पर्म, क्या भ्रूणपोष अर्थात जो एंडोस्पर्म है वह उपस्थित नहीं होगा, हर बीज में भ्रूणपोष जो है वो उपस्थित नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, गैर एल्बुमिनस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर, मूंगफली, चना इत्यादि। फिर उसके बाद आता है दूसरा एल्बुमिनस, कौन सा, एल्बुमिनस प्रकार के बीज। एल्बुमिनस हमने गैर एल्बुमिनस में क्या पढ़ा, जिसमें क्या होता है भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। जो एल्बुमिनस होता है उसमें भ्रूण के परिवर्धन के दौरान क्या है, भ्रूणकोष जो है वह पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिससे क्या भ्रूणकोष क्या है बचा रह जाता है, जिससे जो निर्मित बीज होता है उसमें क्या होता है भ्रूणपोष जो है वो उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक बीजपत्री पादप, क्या एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का इत्यादि। फिर इसके बाद बात करते हैं फल का, मतलब फल का निर्माण, किसका, हमारे बीज का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद हम इसके बात करेंगे फल के निर्माण की बात करेंगे, इसका फल का निर्माण। जो बीजांड जो हमारे क्या होता है, जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है वो किसके रूप में विकसित हो जाता है, अंडाशय जो होता है वह फल के रूप में विकसित हो जाता है, किसमें परिवर्तित होता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंडाशय और बीजांड में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उसके फलस्वरूप जो अंडाशय भित्ति होती है, क्या अंडाशय और बीजांड में जो स्रावित हार्मोन होते हैं उसके फलस्वरूप अंडाशय भित्ति जो होती है वह किसमें परिवर्तित हो जाती है, फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अगर अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जिन फलों में अंडाशय से फल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक फल, क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ पादप होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ अंडाशय से ही क्या है फल का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें अंडाशय के साथ साथ बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पाशन के द्वारा क्या होता है फल का निर्माण होता है। इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं हम, आभासी फल, क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, क्या कहते हैं, आभासी फल
कहते हैं। और इसके साथ साथ ही कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें फल का निर्माण अंडाशय से क्या होता है, मतलब बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल को निर्मित होने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो फल विकसित होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। तो अनिषेक फलन के फलस्वरूप जो फल विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फल। क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फल, अर्थात बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। जो अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया है वह पौधों में क्या है, वो प्रेरित भी की जा सकती है। जैसे वृत्तिकाग्र पर अगर हम इसपे वृत्तिकाग्र पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो एंजाइम होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन एंजाइम जो होता है उसका अगर क्या कर दे, उसका अगर छिड़काव वृत्तिकाग्र पर कर दे तो क्या होता है, अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है, संपन्न हो जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। किसकी, पीढ़ी एकांतरण की। जो पादप होते हैं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसके अंतर्गत द्विगुणित संरचना अर्थात बीजाणुद्भिद, कौन सी, द्विगुणित संरचना अर्थात जो बीजाणुद्भिद की संरचना, और अगुणित संरचना, कौन सी, अगुणित संरचना अर्थात युग्मकोद्भिद। कौन सी, युग्मकोद्भिद की जो प्रक्रिया है वह पीढ़ी दर पीढ़ी है एकांतरित होती रहती है, इसे क्या कहते हैं हम, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। कौन सी, द्विगुणित और अगुणित प्रक्रिया का क्या है, एकांतरित होना, उसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो हमने किसके बारे में बात करी, आज मैंने निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण के परिवर्धन के बारे में बात कर ली। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और थैंक यू।